नमस्कार। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मैं कोई सूरज नहीं जो शाम होते ही छिप जाऊंगा। मैं कोई सूरज नहीं जो शाम होते ही छिप जाऊंगा। मैं तो एक नन्हा सा दीप हूं, जलाओगे तो आपके काम आऊंगा। इंडियन नेशनल न्यूज के आज के इस अंक में मैं कुलदीप भारद्वाज आपका एक बार फिर से इस्तेकबाल वेलकम स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा किसी ना किसी विषय को लेकर कुछ ज्यादा चर्चाओं में। हमने पहले भी कहा था कि हम चर्चाओं पर चर्चा किया करते हैं। और रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको मालूम चल ही चुका होगा अब तक कि रिया चक्रवर्ती की जो न्यायिक हिरासत है वो 6 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। अर्थात अब उन्हें 6 अक्टूबर तक तो जेल में रहना ही होगा। दूसरा, इसी एनसीबी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ और लोगों को भी बुलाना शुरू किया है। उसमें एक नाम आया है चैट में कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोणे का। तो इसलिए फिलहाल दीपिका पादुकोणे की जो मैनेजर रही हैं, क्योंकि इन फिल्म स्टार्स की जो मैनेजर होती हैं वो बहुत बड़े या होते हैं वो बहुत बड़े राजदार होते हैं। अनेकों काम वही लोग करते हैं, उनको उनके पल पल की जानकारी होती है मैनेजर्स को। तो करिश्मा नाम की जो उनकी मैनेजर है उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया है और लगता है कि आगे देर या सवेर दीपिका पादुकोण को भी आना पड़ सकता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि अनेकों लोग हैं जिनके नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लिस्ट के अंदर हैं। अब इसी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कंगना रनौत जी इस समय, हमने पहले कहा था कि उनको अजीमो शान शहंशाह की तरह कंगना रनौत को राजनीति में तरीके से उतारा गया है। अभी वो बेशक कह रही है कि नहीं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। तो आएंगी वो राजनीति में। सारा खेल स्क्रिप्टेड है। और हमने पहले भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं, या तो उनका टिकट पक्का है और अगर इलेक्शन में कहीं ना कहीं देरी होती है तो उनका राज्यसभा में पहुंचना तय मानी है। वो जितने भी बयान दिनों दिन दे रही हैं, कहीं राज्यपाल से मिल रही हैं, बाहर आकर कह रही हैं नहीं मैंने उनसे न्याय की गुहार लगाई। भाई राज्यपाल थोड़ा ही न्याय दिया करते हैं, वो तो कोर्ट देगा आपको न्याय, जो कुछ भी होगा। आपका जो भी रहना सहना, पहले देहरादून में भी एक लंबे समय तक रहा, आपकी बहन भी वहां रही और कोश्यारी साहब वहां के मुख्यमंत्री भी रहे। खैर अभी उन्होंने एक और, वो जानबूझकर अटैक पर अटैक कर रहे हैं, कभी बच्चन परिवार पर, कभी किन्हीं और के ऊपर। और हालांकि इन्हीं चीजों को लेकर आपको मालूम ही है कि फिल्म इंडस्ट्री भी हमेशा दो फाड़ रहे हैं, फिर एक दो फाड़ नजर आ रहे हैं। अनुराग कश्यप ने 2 या 3 दिन पहले गंजाड़ी कह दिया था रवि किशन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, फिल्मी कलाकार हैं। अब उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है, अनुराग कश्यप के ऊपर। तो ये आपस की चीजें इन लोगों की चलती चली आ रही हैं। कुल मिलाकर बात करें अगर हम कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत ने एक और विवादित बयान दिया, उसका ट्वीट भी जारी किया कंगना रनौत ने। और उसमें ये जो कृषि बिल अभी पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उस कृषि बिल के ऊपर फिर जो भी व्यवधान पड़ा, जो भी राज्यसभा में सदस्यों ने आके जिस प्रकार का भी उनका व्यवहार रहा, हालांकि वो व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। और जो बाहर किसानों ने एक आंदोलन छेड़ दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक ट्वीट किया, उसमें ट्वीट में उन किसानों की तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दी। यद्यपि बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, मैं तो सीएए और एनआरसी वाले लोगों को, जो उनको बरगला रहे थे, उन लोगों के लिए कहा था, मेरा अब किसानों के लिए कोई कहना नहीं है। क्योंकि उन्हें भी अब महसूस हुआ होगा कि ये बयान थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो कोई बात तो नहीं है, जब राजनीति के क्षेत्र में है तो जो बयान कहना, वापस लेना, ये सब की सब बातें चलती ही रहेंगी और हमेशा कोई। और इसी लगातार अब मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री का ही एक और चर्चा कर दूं, क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री से हमने शुरू किया है, बाद में कृषि बिल वाले मुद्दे के ऊपर आएंगे। तो एक और अनुराग कश्यप, क्योंकि पायल घोष ने कल रात ही उनके विरुद्ध ओशीवाड़ा थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन वो जोश में एक बयान दे गई जहां पे उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों अभिनेत्रियों से या महिलाओं से संबंध रहे अनुराग कश्यप के, और अनुराग कश्यप ने 3 अभिनेत्रियों के नाम लिए कि मुझसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं।
उसमें उन्होंने एक ऋचा चड्ढा का नाम लिया, एक हुमा कुरैशी का नाम लिया। ये दोनों ही गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर अभिनेत्रियां रही उस फिल्म के अंदर, और एक माही गिल का नाम लिया। तो ऋचा चड्ढा ने इस चीज का विरोध किया है और उनको कोर्ट से नोटिस भेजने तक की धमकी पायल घोष को दे दी है उन्होंने। और हुमा कुरैशी ने भी सीधा सीधा विरोध किया है और अपना नाम ना घसीटने के लिए उन्होंने चेतावनी दी है पायल घोष को। अब एक चीज हम कहते हैं जो हुआ वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता कि कहीं जिस प्रकार कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन उस आजादी की भी एक सीमा होती है, बोलने की भी एक सीमा है। तो इस प्रकार के केसेस में मैं इस चीज को निर्णय हम नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने सत्य कहा या झूठ कहा, लेकिन कहीं तो एक सीमा हो इस प्रकार के आरोपों की। अब आपके संबंध उनसे थे नहीं थे, क्या थे, या आपका कोई काम सिद्ध नहीं हुआ, अब आप उस चीज को नकार रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर। हालांकि महिलावादी बड़े सारे संगठन होते हैं जो बिना सिर पैर में इन चीजों को लेकर लग जाते हैं या इन विषयों के ऊपर, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल अनुराग कश्यप के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पीछे एक और मसला चला था तनुश्री दत्ता का, उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे नाना पाटेकर के ऊपर, और लेकिन पुलिस को शायद कुछ खास नहीं मिला और नाना पाटेकर को पुलिस ने बुलाया भी नहीं था। और अब भी क्योंकि काफी पुराना मामला है, अब अगर ये कहीं ना कहीं ये भी उस राजनीतिक स्क्रिप्ट के उस पटकथा की है कि किरदार है, मैं किरदार शब्द जानबूझ के कह रहा हूं, इससे अर्थ ये नहीं आप उनके साथ पीड़ित हैं नहीं है, पीड़ित होंगी भी जब उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन अब उनका कहीं अगर इसी प्रकार किरदार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप को तो पुलिस में आना ही पड़ेगा, थाने आना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले कहा भी कि अनुराग कश्यप ने, क्योंकि रवि किशन को गंजेड़ी तक कह दिया था और पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा, रवि किशन ने उठाया अनुराग कश्यप को लेकर, बड़ा भावुक सा उन्होंने बयान भी दिया, बयान से हम बिल्कुल सहमत हैं। तो लगता है राजनीतिक स्तर पर इस बार थोड़ा सा उनके लिए कठिनाई होने वाली है। हालांकि वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अनुराग कश्यप चले हुए हैं और जाहिर है देर सवेर उनके वकील की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब या नोटिस जरूर जारी किया जाएगा। अब देखिए इसी कड़ी में एक और मैं चर्चा आपसे करता हूं। एक और अभिनेत्री आई है, बंगाल से हैं शायद, रूपा दत्ता। उन्होंने भी इल्जाम लगाया इनके विरुद्ध और न्यूज चैनल्स के और बड़े बड़े चैनल्स के सामने आके उन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर बयान जारी किया या इल्जाम लगाया, उनके व्यवहार के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो इस प्रकार बोलते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करते हैं आदि आदि। कुल मिलाकर वो भी कहीं ना कहीं यौन शोषण के करीब करीब का ही मामला है। और उनके इसी बयान से मुझे लगता है प्रभावित होकर एक अच्छे खासे चैनल ने, हम यहाँ नाम नहीं ले रहे, आप लोगों ने देखा ही होगा, अच्छे खासे चैनल ने और उनके एक अच्छे खासे एंकर ने उनको बुला लिया, जहां पर उन्होंने 2014 की घटनाओं का जिक्र किया, चैट्स भी दिखाए, फलाना ढिकना, बड़ी सारी चीजें प्रस्तुत की। अब गौर कीजिएगा, उसी में यही रूपा दत्ता जी एक दिन एक एंकर के सामने एक चैनल पर कुछ कहती हैं, लेकिन दूसरे ही दिन, तीसरे दिन, अर्थात 2 दिन के अंतराल के बाद उस ही चैनल के एक और नामचीन एंकर के कार्यक्रम में जब आती हैं तब मसला कुछ और हो जाता है। वहां पर अब वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जो लगाया था आरोप या जो भी चर्चा की थी वो कहती अनुराग कश्यप, यहां एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अनुराग कश्यप के लिए हमने बात जरूर कही, लेकिन वास्तव में वो जो चैट है अनुराग कश्यप जब करते हैं वास्तव में वो अनुराग कश्यप नहीं है, वो अनुराग सफर है। और उसके चैट हमने जो भी प्रस्तुत किया, जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए, वो अनुराग सफर के ट्वीट या उनके चैट से हमने उपलब्ध कराए। अब देखिए, एक दिन तो आप आरोप लगाकर निकल गए किसी के ऊपर, आपने अनुराग कश्यप का नाम ले दिया, और 2 दिन बाद आप करेंगे वो अनुराग कश्यप ने अनुराग सफर है। और इसमें भी मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, अनुराग सफर जो है वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि अनुराग सफर को ही बहुत सारे लोग अनुराग कश्यप समझ लेते हैं। और अनुराग सफर जो है
वो बहुत परेशान हैं इन दिनों, क्योंकि लोग उनसे अनुराग कश्यप समझकर वार्तालाप करते हैं या संदेश भेजते हैं या बात करने का प्रयास करते हैं। अब चलिए, ये तो एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, जो भी है ट्विटर हैंडल दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन जिस रूपा दत्ता ने अनुराग कश्यप को कोट किया, जिस रूपा दत्ता ने, एक दिन वो अनुराग कश्यप बोल रही है, 2 दिन के बाद उसी चैनल पर एक और एंकर के सामने वो अनुराग सफर कह रहे हैं। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि हम कहां जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या ये एक फिल्म की तरह वो किरदार तो नहीं आ रहे बारी बारी से, हीरो आए, हीरोइन आई, फिर एक और कोई साइड की अभिनेत्री या अभिनेता आ गए, फिर एक और कैरेक्टर आर्टिस्ट आ गए। तो इस प्रकार तो एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, एक वो मी टू से प्रभावित होकर। हमें नहीं समझ आ रहा है, गलत है तो गलत नहीं होना चाहिए था, पहली चीज हम बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन इतनी पुरानी चीजें, ये भी तो हो सकता है ना साहब कि इतने समय से वो शांत से, शायद किसी को ये, मैं कहता हूं दुर्व्यवहार हुआ तब भी, इतने समय से वो शांत थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद मेरा कोई काम पूर्ण होता हो। लेकिन अब अगर उनको कोई व्यावसायिक हित या कोई और हित पूरे ना हो रहे हो, तब उस मुद्दे को अब इस रूप में उछाला जा रहा है। याद कीजिएगा मधुकर भंडारकर का केस, और उन्हीं मधुकर भंडारकर का केस जिन्होंने, योगी जी ने जब अब उत्तर प्रदेश के अंदर आकर जो फिल्म सिटी की घोषणा करी है, हालांकि उसमें भी अखिलेश कह रहे हैं कि ये तो हमारी घोषणा थी, पहले हमने इस प्रकार प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले मिलने वालों में योगी जी से मधुर भंडारकर ही है। और मधुर भंडारकर के ऊपर यदि आपको याद हो तो पूजा जैन ने केस डाला था कि मुझसे पिछले 2 वर्षों के अंदर इतनी बार बलात्कार किया गया आदि आदि। बड़े दिनों तक वो केस उछला। आज क्या स्थिति है उस केस की नहीं पता हमें। तो बात ये कि हम लोग कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये है कि उस भावनाओं में, उन इमोशंस में बह के, और जो गलत साक्ष्य हमारे सामने आए होते हैं जिस कारण हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, उसके आधार पर किसी की भी छवि खराब कर दे। प्रश्न ये है कि, और मैं क्यों कह रहा हूं, इसके अंदर एक चीज और भी है। अभी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर एक जज साहब ने एक टिप्पणी की है, वहां पर शायद DK नैन साहब, उन्होंने भी टिप्पणी की, अभी उनके सामने भी केस आया। और बात ये आ रही है कि पिछले 15 दिन में 9 केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने पहले बलात्कार का केस दर्ज कराया और अब कोर्ट के अंदर वो लोग मुकर गए। उन महिलाओं ने कहा कि हमने तो आपसी विवाद में या किसी झगड़े में या भावावेश में आके मैंने इनके ऊपर यह बलात्कार का इल्जाम लगा दिया था या यौन शोषण का इल्जाम लगा दिया था, और अब हम उस केस को वापस ले रहे हैं। आप सोचिए, क्या ये इतना आसान है? आपने तो, वो व्यक्ति जिसकी सामाजिक छवि बिल्कुल धूमिल हो गई, मिट्टी के अंदर मिल गई, उसको जेल में भी रहना पड़ा होगा, उसको पुलिस प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी होगी, उसको अपने परिवार के सामने भी उसकी नजर नहीं उठ पा रही होगी, और बाद में जब वो मामले झूठे निकलते हैं, कह देना बहुत आसान होता है, केस वापस ले रहे हैं, हमने इन शब्दों में कह दिया। लेकिन उस व्यक्ति के दिल से पूछिए, उसके परिवार से पूछिए, जिस प्रकार उनकी मान मर्यादा जो धूमिल होती है, और उस समय में जो चैनल या समाचार पत्र जिस तरीके से उनकी इज्जतों को उखाड़ दे, बखिया उखेड़ देते हैं, उनकी तार तार कर देते हैं, और वो भी एक छोटे से कोने में कहीं बता देते हैं जी कि इसकी छवि ठीक थी या तो बलात्कार केस से बरी हो गया। हालांकि ऐसी एक केस में वहीं एक जज ने एक आरोप लगाने वाली महिला के विरुद्ध केस भी दर्ज कराया, लेकिन क्योंकि केस दर्ज होते नहीं हैं या कराए नहीं जाते हैं, तो इन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। वास्तविकता यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कानून हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे महिला कानून बने थे, जो दहेज उत्पीड़न कानून आदि थे, जिन बातों को, जिनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं, उनका कितना दुरुपयोग होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो कम से कम, क्योंकि मैं चर्चा हिंदुस्तान की ही करता हूँ, तो इस हिंदुस्तानी परिवेश के अंदर जो कानूनों का दुरुपयोग होता है, मुझे लगता है कि जो वास्तव में पीड़ित हैं वो तो शायद बहुत कम लाभ उठा पाते हैं इन चीज़ों का, उन कानूनों का, और इन कानूनों का दुरुपयोग कहीं ज्यादा होता है। बात फिर वही है कि इंडियन नेशनल न्यूज़ पर
हम उन मुद्दों को या उन विषयों, उन चर्चाओं के ऊपर चर्चा ज़्यादा करना पसंद करते हैं या की जाती है कि जिनको बाकी चैनल्स या बाकी न्यूज एजेंसी छोड़ देती हैं या जिनकी तह तक नहीं जाती, जिनकी वास्तविकताओं से रूबरू नहीं कराती। ऊपर ऊपर की चीज़ें तो दिखा दी जाती है, ग्लैमराइज कर दिया जाता है हर चीज को, लेकिन उसके अंदर कोई गाना है ना कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो और क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो ऊपर अंदर वाले की पीड़ा भी अगर जान ली जाए तो बहुत अच्छा है। और इसी दौर के अंदर ऐसी राजनीतिक चर्चा को करते हुए मैं आप लोगों को जो मालूम ही है कि इस समय किसान भारत का उद्वेलित है। जो 3 विधेयक लाए गए और जो कानून का रूप अख्तियार करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट से तो तीनों पास हो ही गए हैं, जिसको लेकर किसान बड़ा उद्वेलित है और सड़कों के ऊपर है। आज मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जो एक घोषणा की, क्योंकि कल उनके परसों के आचरण के बाद से जिन 8 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और वो धरने पर भी बैठे रहे, यद्यपि उप सभापति महोदय उनके लिए अपने घर से चाय लेकर आए, लेकिन उन सांसदों ने, धरना दे रहे सांसदों ने उनकी चाय स्वीकार नहीं की। प्राप्त जानकारी अनुसार अब ये तो है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो धरना है वो उन सांसदों ने वापस ले लिया है, लेकिन कांग्रेस के सहित सभी विपक्षी दलों ने जो बचा हुआ मानसून सत्र है ये वाला, उसके बहिष्कार की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने कहा कि हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये कृषि विधेयक वापस नहीं लिया जाता। और आज उसी के अंदर जो तीसरा कानून था वो पास कर दिया गया और उस कानून के अंदर देखिए गए, उसमें क्या है कि जो आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाला विधेयक था अर्थात। और इसके अंदर जो है कि बड़े सारे सामान जैसे अनाज हो गया, दलहन हो गई, तिलहन हो गई, खाद्य तेल हो गए, प्याज और आलू, अब ये आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिए गए हैं। अर्थात अब आप इसका भंडारण जितना चाहे कर सकेंगे। गौर कीजिएगा, अब आलू प्याज के ऊपर हालांकि सरकारें गिर गई। आपको याद हो दिल्ली सरकार चली गई थी जब सुषमा स्वराज कुछ समय के लिए दिल्ली में बनी थी, प्याज के ऊपर ही वो वाली सरकार गई थी। अर्थात अब भंडारण की छूट मिल गई है इन चीज़ों को लेकर और आप जितना मर्जी चाहे भंडारण करें इसका। और कृषि के अंदर विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। गौर कीजिएगा, अभी इस गिरती जीडीपी में जब -23.9% अर्थात लगभग 24% जीडीपी हमारी इस लॉकडाउन में गिरी, तो उसमें 2 ही क्षेत्र थे, कृषि एक और वन विभाग। और मैं तो कहूंगा कि बदकिस्मती से दोनों ही क्षेत्रों के अंदर प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर दिया गया है। हालांकि हम प्रयास करते हैं, आपको इसमें एक बहुत पुराना हमें कहीं से वीडियो मिला, शायद 2012 का है, जो अरुण जेटली जी ने संसद के अंदर भाषण दिया, वो देखिए आप। यद्यपि हम चाह रहे थे कि चलते चलते आपको दिखाएं, लेकिन पहले आप ये देखिए। अब आज सबसे बड़ा तर्क अश्विनी जी ने दे दिया कि इस देश के किसानों को बहुत लाभ होगा। मैं केवल 2-3 तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा। आपकी सारे तर्क का आधार यह है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए। वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं, वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक। उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था, वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा।
यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। तो ये वीडियो आप गौर कीजिए और खुद सरकार के निर्णय के बारे में सोच लीजिए कि जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, अर्थात जब ये लोग विपक्ष में थे, तब इनकी क्या राय थी। बाकी राय आप खुद बनाएं, जनता स्वयं समझदार है और हम कोई यहां पर जज की भूमिका नहीं निभाते हैं। हम तो कुछ फैक्ट्स को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। अब इसी खींचा खांची में, क्योंकि शरद पवार जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि अब मैं भी उपवास रखूंगा, मैं भी उपवास पर बैठूंगा। और अब इसका नतीजा आप थोड़ा सा गौर करें, राजनीति कहां तक जा रही है। इसी दौर के अंदर शरद पवार, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे, और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार जी की पुत्री हैं, उनको इनकम टैक्स का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब कहा तो यह जा रहा है कि इसके लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी जिसको हम कहते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी शरद पवार, उद्धव, आदित्य, सुप्रिया सुले इनके विरुद्ध में कि इन्होंने चुनाव के अंदर झूठा हलफनामा दाखिल किया है, इसकी जांच की जाए। और बात यह भी निकल कर आ रही है कि ये चुनाव आयोग ने अब से लगभग 1 महीना पहले ये शिकायत भेजी थी या जांच करने के लिए आग्रह किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और अब उन्हें फिर से याद आई कि इनकम टैक्स ने भी कोई आगे एक्शन नहीं लिया है, तो फिर से उन्होंने याद दिलाया है चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को, सीबीडीटी को, कि इसकी जांच की जाए। अब तक याद नहीं था। अब इसमें गौर कीजिएगा, यदि इस जांच में, इस हलफनामे में, जो भी हलफनामे में जानकारियां दी जाती हैं इलेक्शन के समय में, अगर उसमें जो आरोप हैं वो सही पाए जाते हैं, तो जनप्रतिनिधित्व कानून की जो धारा 125 है 125A, उसके तहत उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है, या अब इसके बाद भी ये किया है, ये तो है जो कानून में लिखा गया, और उसके बाद का या ये है कि अगर बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, बैक ऑफिस में जाके मामला जम गया, राजनीतिक एक दूसरे से समझ गए, तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। और ये हमने देखा कि जब तक आप वहां हैं, कहीं और हैं, तो आप बहुत बड़े आरोपी हैं, आप बहुत बड़े अपराधी हैं, और जैसे ही दल बदल कर सत्ता पक्ष की ओर आ जाते हैं तो आप दूध के दिले हैं। और यही आज की राजनीति चल रही है। आज अपनी चर्चा को यही विराम देते हुए, और एक जानकारी आपको, और उसमें हम लाएंगे वीडियो कि जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण हत्याओं का दौर है, अब कुछ संगठन खुलकर आ ही गए हैं, आपको भी मालूम है। और एक संगठन जिसको अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कहते हैं, वो लोग ज्ञापन दे रहे हैं। वो जो इंद्रकांत त्रिपाठी थे महोबा में, जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनके वीडियो भी जारी हुआ था, रंगदारी, लूट, और उसके बाद जब उन्होंने वीडियो वायरल किया, पोल खोलने की बात कही, तो उनको गोली मार दी गई थी। अब उनकी हत्या के जुर्म में वहां के महोबा के जो एसपी रहे मणिलाल पाटीदार,
वो आईपीएस ऑफिसर है, उनकी गिरफ्तारी की मांग थोड़ा सा जोर पकड़ रही है, यद्यपि उनको बचाने के भी दौर पूरे चले हुए हैं। देखते हैं क्या होता है उस विषय में, आगे कभी चर्चा करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कल एक और मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए रहिए सावधान, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं फैल रहा है। मास्क एक चीज चलते हुए, और मास्क के बारे में ध्यान रखिएगा। हालांकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वो बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि अगर कार में आप अकेले चल रहे हैं तो हमने कभी नहीं कहा कि आपका चालान बने, और बहुत से लोगों ने चालान वापस भी डिमांड किया। लेकिन अभी पीछे दिल्ली में एक चालान काट दिया गया, उसमें कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई। तो वहां पुलिस का जवाब ये था कि जी हम तो डीडीएमए का नियम मान रहे हैं, अच्छा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और उसके अनुसार कार जो है वो सार्वजनिक स्थल पर आती है। सब क्या करते हैं, फिर भी सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक और चर्चा को लेकर, चर्चा करनी है कल आते। तब तक के लिए मैं कुलदीप भारद्वाज, इंडियन नेशनल न्यूज के स्टूडियो से, और अपने कैमरे के पीछे खड़े जैद साहब, उन सबसे और तमाम जो भी लोग टेक्निकल टीम से जुड़ी हुई है, और साथ में सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के साथ कल एक चर्चा। तब तक नमस्कार।